हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज सैनी फ्रॉम जीएसएस सर जेम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। मतलब जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है, प्राइमरी स्कूल का एक क्लासरूम है और कहाँ पर है? इन ए स्लम। स्लम क्या होती है बच्चों? जो गंदी बस्ती। तो गंदी बस्तियों में क्या है? प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम को शो इस पोएम में किया है। इसके पोएट है स्टेफन स्पेंडर। तो बच्चों क्या होता है, एक बार स्टेफन स्पेंडर है वो एक स्लम एरिया में जाते हैं और वहां पर स्टूडेंट से मिलते हैं। तो वो देखते हैं कि वो स्टूडेंट बहुत ही गरीब है और मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। तो वहां पर वो देखते हैं कि इन बच्चों की स्थिति बढ़िया नहीं है। और ये इस पोएम में फिर उन्होंने क्या शो किया है कि सोशल इनइक्वलिटी और इनजस्टिस को इस पोएम में उन्होंने शो किया है। फिर हमें आगे वो सजेशन देते हैं कि इन बच्चों को जो इस गरीब की स्थिति में है वो इससे बाहर कैसे निकाल सकते हैं और इनका डेवलपमेंट कैसे करते हैं। सो लेट्स रीड द पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their pillar. The tall girl with her waved down head, the paper seeming boy with red's eyes. The poet says, far far from gusty waves. Gusty waves क्या होती है बच्चों? गस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉर्मी जो विंड्स होती है उनके लिए यूज किया जाता है गस्टी। तो गस्टी होती है स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग और वेव्स मतलब लहरें। तो जैसे स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं वो क्या है? बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं, बहुत ही ऊर्जावान होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेज। तो यहाँ पर पोइट कंपेयर कर रहे हैं कि इन बच्चों के जो स्लम एरिया में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में जो बच्चे बैठे थे, उन बच्चों के चेहरे क्या हैं? इन स्ट्रॉन्ग जो वेव्स हैं, इनकी जो एनर्जी है इनसे तो बहुत बहुत दूर है। मतलब ये इन बच्चों के एकदम फेस एकदम डल से हैं और इनमें कोई एनर्जी सी नहीं शो हो रही है। तो उन बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं कि वो बच्चे, उनके चेहरे क्या हैं? जो स्ट्रॉन्ग लहरें हैं उनकी एनर्जी जो होती है उनसे तो ये बिल्कुल भी बहुत बहुत दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स। और इन बच्चों को कैसे किनसे कंपेयर किया है कि ये इन बच्चों की स्थिति कैसी है? रूटलेस मतलब जो जड़ रहित हो, जड़ रहित। और वीड्स होती है खरपतवार। खरपतवार क्या है? अनवांटेड होती है और अपने आप उगाती है। तो ऐसे इन बच्चों के लिए कहा है कि ये बच्चे कैसे हैं? रूटलेस वीड्स की तरह हैं। मतलब इनके जो पेरेंट्स है वो भी इनको बिल्कुल भी इनकी तरफ से अटेंशन नहीं करते, ध्यान नहीं देते, उनका पालन पोषण ढंग से नहीं करते। और ये जैसे घास फूस जो खरपतवार है अपने आप उगाती है, अपने आप बढ़ती रहती है, वैसे इन बच्चों को कंपेयर करके कहा कि ये बच्चे एकदम रूटलेस वीड्स की तरह बढ़ते रहते हैं, कोई इन पे ध्यान नहीं देता है। The hair torn round their pillar. Torn round मतलब बिखरे हुए, बिखरे हुए। और पिलर मतलब जो पेल फेस, पीला चेहरा, जो पीला पड़ जाता है, पेल फेस। तो पॉइंट इसमें कहते हैं कि इन बच्चों के पीले चेहरे पर, पीले चेहरे क्यों हुए हैं इनके? क्योंकि ये बच्चे, इनको कोई खाने पीने पे इनके कोई ध्यान नहीं देता, मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के ये बच्चे शिकार होते हैं। तो पॉइंट कहते हैं कि इनके पेल फेस पर पीला चेहरा जो कि मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उस पर क्या है? बाल बिखरे हुए हैं। तो इनके पेरेंट्स ये भी ध्यान नहीं देते कि वे इनको स्कूल भेज रहे हैं तो इनके बाल सही ढंग से कॉम्ब करके स्कूल में भेजें। तो ये बच्चे ऐसे ही अपने आप ही उठकर स्कूल में आ गए, अपना आप ही पढ़कर चले गए, कोई इन पे अटेंशन नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं कि ये खरपतवार की तरह बढ़ते रहते हैं और इन बच्चों के पीले चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं। The tall girl with her
वेव्ड डाउन हेड। तो उस क्लासरूम में एक लड़की बैठी हुई है जो हाइट में बहुत लंबी है। द टॉल गर्ल, फर्स्ट बच्चे को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वहां पे एक लड़की है जो कि क्या है, उसने अपना सिर झुकाए हुआ है। वेव्ड डाउन हेड मतलब वजन से सिर झुका हुआ है। वेव्ड डाउन मतलब वजन से झुका हुआ। तो उस बच्ची का सिर क्या, उसने वो क्लास में कैसे बैठी हुई है, एकदम सिर को नीचे झुकाकर बैठी हुई है। तो वो सिर को क्यों झुका के बैठी है, क्योंकि वो एक पुअर गर्ल है और वो शर्म के मारे अपना सिर झुकाकर बैठी है। तो इसमें फर्स्ट स्टूडेंट कैसा है, एक टॉल गर्ल है जो कि अपना सिर झुकाकर बैठी हुई है। सेकंड जो डिस्क्राइब किया जिस स्टूडेंट को, वो क्या है, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग मतलब पेपर के समान दिखने वाला। पेपर सीमिंग मतलब लाइक पेपर। और पेपर कैसा होता है, पेपर शीट कैसी होती है, पतली होती है। तो दूसरा बच्चा उस क्लास रूम में वो कैसा है, एकदम पेपर, कागज के समान, कागज की शीट के समान दिखने वाला है। इसका मतलब बहुत ही थीन है, पतला है। तो पेपर सीमिंग का अर्थ हो गया वेरी थीन, बहुत ज्यादा पतला। यहाँ कंपेयर किया जैसे कि पेपर की शीट जितनी पतली होती है वो बच्चा भी इतना पतला है। विद रेड्स आईज, और उस बच्चे की आंखें कैसी हैं, चूहे जैसी आंखें हैं। मतलब शक्ल सूरत में इतना कमजोर सा है, आंखें कुपोषण की वजह से बाहर से निकली हुई है। तो उस बच्चे की क्या है, वो फिजिकल अपीयरेंस में एकदम कागज की शीट के समान है, बहुत ही पतला है। और उसकी आंखें किससे कंपेयर की हुई है, चूहे की आंख से कंपेयर की है, चूहे जैसी उसकी आंखें हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk. तो थर्ड स्टूडेंट के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बता रहे हैं द स्टंटेड मतलब जिसका विकास रुक गया हो। स्टंटेड मतलब जो आगे वृद्धि नहीं कर रहा हो। नॉट फुली ग्रोन मतलब पूरी तरह से जिसका विकास नहीं हुआ हो। नॉट फुली ग्रोन मतलब कई बच्चे क्या हाइट में बहुत कम रह जाते हैं, उनकी हाइट पूरी डेवलप नहीं होती है। तो वैसे क्या है, द स्टंटेड मतलब नॉट फुली ग्रोन, पूरी तरह वृद्धि नहीं होना, जिसका विकास रुक जाता है, वो क्या है, विकास रुकना, स्टंटेड हो गया। तो तीसरा बच्चा जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कैसा है, स्टंटेड है मतलब उसका विकास ही रुक गया। जैसे अनलकी एयर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, सक्सेसर। एयर मतलब उत्तराधिकारी। तो तीसरा बच्चा जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो उसके बारे में कह रहे हैं, वो स्टंटेड है अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्ट होना मतलब मुड़ना, और बोन्स क्या होती है, हड्डियां। तो ट्विस्टेड बोन्स मतलब मुड़ी हुई हड्डियां, मुड़ी हुई हड्डियां। तो थर्ड चाइल्ड को डिस्क्राइब किया, वो कैसा है, स्टंटेड है, अनलकी एयर है, उत्तराधिकारी है वो, ट्विस्टेड बोन्स उसकी मुड़ी हुई हड्डियां हैं। रिसाइटिंग जो कि बोल रहा है, स्पीक कर रहा है, फादर्स gnarled डिजीज, वो उसको किस बात का उत्तराधिकारी है, उसको अपने पिता से कौन सी डिजीज मिली है, एयर में gnarled डिजीज मतलब ये एक हड्डियों की बीमारी है, और उस बच्चे को ये बीमारी अपने पिता से विरासत में मिली है, वो उसका उत्तराधिकारी है। जैसे हम अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसके उत्तराधिकारी होते हैं, तो वैसे कई बीमारियां क्या है, आनुवंशिक तौर पे हमारे अंदर भी आ जाती है, तो उन बीमारियों के भी उत्तराधिकारी हो गए। तो थर्ड बॉय है, वो उसकी क्या स्थिति है, उसको अपने फादर से gnarled डिजीज है, जो रोग है, बीमारी है, जो हड्डियों जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, वो बीमारी उसको क्या है, एयर में मिली है, उत्तराधिकार में मिली है। तो बच्चों हेयर तो हो गए बाल, और एयर होता है उत्तराधिकारी, जो चीज हमें विरासत में मिलती है वो हो गया उत्तराधिकारी। तो थर्ड बॉय को अपने पिता से क्या है, ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी, हड्डियां मुड़ी हुई है उसकी, वो बीमारी उसको अपने पिता से विरासत में मिली है। और वो बॉय क्या कर रहा है, रिसाइट कर रहा है, स्पीक कर रहा है। रिसाइट करना मतलब बोलना, स्पीक कर रहा है।
हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तो वो बच्चा क्या है, अपनी डेस्क से खड़े होकर क्या है, अपना पाठ बोल रहा है, पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द dim क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, his eyes live in a dream of spills game in tree room other than this। अब फोर्थ स्टूडेंट जो वहां पे उन्होंने देखा था उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए बता रहे हैं कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, तो वो क्लासरूम भी कैसा है, उसमें पर्याप्त रोशनी नहीं है, एकदम अंधेरा सा है, धुंधलापन सा है। तो वो कह रहे हैं कि उस डिम क्लास में जहां पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, उसके पीछे, तो क्लास में पीछे क्या है, वन अननोटेड, अननोटेड मतलब जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, ध्यान नहीं दिया हो। तो क्लास में एकदम पीछे एक बच्चा है जो अननोटेड है, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वो है कैसा, स्वीट एंड यंग, और वो पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है वो कैसा है, एकदम प्यारा सा है, स्वीट सा है और यंग है, और इतने बच्चे बैठे हैं उनमें सबसे छोटा है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, और वो छोटा बच्चा जो फोर्थ स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएट यहाँ पे, तो उसके बारे में बता रहे हैं हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना चल रहा है, वो बैठे बैठे एक सपना देख रहा है। क्या ड्रीम देख रहा है, ऑफ स्क्विल्स गेम। तो वो छोटा बच्चा क्या है, बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा है, वो स्क्विल्स गेम, जो स्क्विल्स क्या हो गया, गिलहरी, स्क्विल्स मतलब गिलहरी। तो वो बच्चा है, वो बैठा क्या है, गिलहरी के खेल के सपने ले रहा है, मतलब बैठे बैठे सोच रहा है कि क्लास खत्म होते ही मैं बाहर जाऊंगा, और वहां पेड़ पर क्या है, जो गिलहरी चढ़ती रहती है, फिर वो नीचे उतरती है, कोई चीज हम खाने के लिए डालते हैं तो वो भाग कर क्या उठाती है, फिर भाग जाती है, और फिर कोई चीज हम डालते हैं तो वो क्या वापिस आती है, फिर उठा के भाग जाती है। तो ये गेम बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो सोच रहा है कि बाहर जाते ही मैं क्या है, वो गिलहरी वाला खेल देखूंगा। तो वो बैठे क्लास में बैठा है, फिजिकली तो क्लास में, पर मेंटली उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो गिलहरी वाला खेल चल रहा है। तो वो स्वीट सा बॉय है, वो ये सपने ले रहा है कि क्लासरूम खत्म होते ही, क्लास खत्म होते ही तुरंत मैं बाहर जाऊंगा, उस पेड़ पर जो गिलहरी है उसका खेल मैं देखूंगा। इन ट्री रूम, और वो गिलहरी कहाँ है, ट्री का जो कक्ष रूम है, मतलब जहाँ पेड़ पर वो रहती है। अदर देन दिस, मतलब इसके अलावा इस क्लास में डिस्क्राइब किया कि कम से कम 4 बच्चों को डिस्क्राइब किया है। तो पहला बच्चा तो क्या है, एक लड़की है जो टॉल गर्ल है और उसने अपना सिर झुका के वो बैठी हुई है। दूसरा स्टूडेंट किस टाइप का दिखा उनको, एकदम कागज के समान पतला बॉय था, पेपर स्विमिंग था और चूहे जैसी उसकी आंख थी। तीसरा बच्चा जो था उसका एकदम विकास ही रुक गया था और उसको क्या है, अपने पिता से नराल डिजीज है वो विरासत में मिली हुई थी और वो अपने डेस्क पर अपने लेसन बोल रहा था। और फोर्थ स्टूडेंट है वो बहुत ही अननोटेड है, प्यारा सा है और उसको भी क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो बैठे बैठे गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है। देखते हैं थर्ड स्टेंजा में क्या कहते हैं। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, build flowery tireless valley, open-handed map, awarding the world its world। तो इसमें वो क्लासरूम का सीन है वो शो कर रहे हैं कि किस प्रकार की दीवारें हैं, क्या इमेजेस हैं। तो यहाँ पर आगे इस स्टेंजा में बता रहे हैं क्लासरूम की कैसी सिचुएशन है। तो पोएट कहते हैं ऑन सावर क्रीम वॉल्स। सावर मतलब क्या होता है, इसे तो खट्टा, पर यहाँ पर सावर मतलब अनप्लीजेंट, असुहावना।
अनप्लीजेंट, अप्रिय, असुहावना, जो देखने में अच्छा नहीं लगे। क्रीम वॉल्स, क्रीम कलर की वॉल्स। डोनेशंस क्या होते हैं? जो चैरिटी में, दान में दी गई वस्तु होती है उनको बोलेंगे डोनेशंस। तो डोनेशंस मतलब चैरिटी में या दान में दी वस्तुएं। तो स्कूल वगैरह में भामाशाह जो भी चीजें देते हैं तो वहां दीवार पे टांगने के लिए भामाशाह ने क्या है, डोनेशंस इमेजेस दी हुई थी। शेक्सपियर हेड मतलब शेक्सपियर के फेस का चित्र वहां पे था, शेक्सपियर हेड। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, तो जो क्लासरूम है उसकी स्थिति कैसी थी? सावर क्रीम वॉल्स थी उसकी, मतलब असुहावनी क्रीम कलर की दीवारें थी, क्रीम कलर से दीवारें पुती हुई थी, तो बहुत ही अप्रिय लग रही थी। डोनेशंस और भामाशाहों द्वारा दी हुई दान की वस्तुएं या फोटोज थी वो दीवारों पर लगाई हुई थी। तो वहां पर डोनेशंस थे, दीवारों पर फोटो फ्रेम लगाई हुई थी। शेक्सपियर्स हेड, और एक फोटो किसकी थी? शेक्सपियर के फेस की फोटो वहां पे लगी हुई थी उस क्लास रूम में। क्लाउडलेस एट डॉन, और इसके अलावा और कौन सी इमेज लगी हुई थी? मतलब ऐसी फोटो लगी हुई थी जिसमें क्या है, सूर्योदय का समय था, डॉन मतलब सूर्योदय, तो सूर्योदय की फोटो थी जो कि साफ आकाश था, क्लाउडलेस था। तो अगले एक इमेज जो क्लास में लगी हुई थी सूर्योदय की थी और एकदम साफ आकाश उसमें दिखाई दे रहा था। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, और डोम होते हैं गुंबद, डोम होते हैं गुंबद। तो सिविलाइज्ड डोम का यहाँ पे क्या अर्थ होगा? मतलब जो सभ्य संस्थाएं हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो मान लेंगे यहाँ पे। तो सिविलाइज्ड डोम मतलब सभ्य संस्थाएं हैं उनके गुंबद, तो सभ्य संस्थाओं के गुंबद थे। राइडिंग ऑल सिटीज, वो सभी शहरों से, सिटीज तो वो क्या है, सभी शहरों से ऊंचे चमक रहे थे। किनमें? उन फोटोज में जो क्लासरूम में दीवारों पर लगी हुई थी। तो सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, जैसे इमेज में यहां मैंने शो करने की कोशिश किया, तो जैसे ये शहर है पूरा और इसके ऊपर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी जो सभ्य संस्थाएं उनके गुंबद हैं वो उन शहरों से ऊंचे चमक रहे थे, गरिमा युक्त थे। उन फोटो में ये शो किया गया है। तो सिविलाइज्ड डोम मतलब जो सभ्य संस्थाएं हैं उनके गुंबद, राइडिंग ऑल सिटीज सभी शहरों से क्या है, ऊंचे चमक रहे थे। नेक्स्ट, बेल्ड फ्लोवरी टायरोलिस वैली, इसके अलावा किसकी इमेजेस टंगी हुई थी दीवारों पर? बेल्ट मतलब जो घंटी होती है, चर्च की घंटी। फ्लोवरी मतलब फूलदार, जो फूलों की इमेज थी। टायरोलिस वैली, टायरोलिस वैली कहां पर है? ऑस्ट्रिया में एक नया टायरोलिस वैली है, वैली मतलब घाटी, तो उसका नाम है, जो फूलों की घाटी है। और वहां पे क्या है, बहुत सारे चर्च वगैरह बने हुए हैं, तो उनके लिए शो हुआ है कि वो चर्च की घंटियां हैं, उनका संगीत है। बेल मतलब यहाँ घंटी, और बेल किसकी बेल है? चर्च की बेल है, और उन घंटियों से जो संगीत है, और साथ में उस घाटी में क्या, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और ये टायरोलिस घाटी है, इसका वहां पे संगीत गुंजायमान हो रहा है। तो उस फोटो में क्या दिखाया गया है कि टायरोलिस घाटी है, किस कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। तो उसकी इमेज दिखाई गई है कि टायरोलिस घाटी है जो कि फूलों की घाटी है, बहुत ही सुंदर है, और वहां पे बहुत सारे चर्च वगैरह हैं। तो बेल है, बेल मतलब घंटी, तो उन चर्च की घंटियां यहाँ पे शो की गई है, वो उनकी फोटो दीवार पे लगी हुई है। तो ये मैंने शो किया है, टायरोलिस वैली है, वहां पे चर्च वगैरह बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रिया में, और उन पे के अंदर जो घंटियां लगी हुई है वो बजती रहती है। और ये घाटी क्या है, उस म्यूजिक से, घंटियों के संगीत से और फूलों की सुगंध से भरी हुई रहती है। तो ये स्पेशल इमेज वहां उस क्लासरूम में लगी हुई थी, किसकी? टायरोलिस वैली की घाटी की। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मतलब
खुला हाथ से बनाया हुआ, ओपन हैंडेड का क्या होगा, ओपन खुला हाथ से बनाया हुआ मैप मतलब मानचित्र। तो उस दीवार में और किसकी फोटो है, पहले तो जो भी दीवार पे जो भी वस्तुएं दी हुई है थॉमस द्वारा चैरिटी में वो लगी हुई है, शेक्सपियर के फेस की फोटो लगी हुई है, और इसके अलावा किसकी फोटो लगी हुई है, डॉन टाइम की, सूर्योदय के समय की लगी हुई है, जिसमें एकदम क्लाउडलेस है, साफ आकाश है। फिर इसके अलावा वो डॉन है, उनकी फोटो लगी हुई है और वो एकदम गरिमा युक्त है, सभी शहरों से ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके आगे किसके फोटो लगी हुई है क्लास में, टायरोलिस वैली की लगी हुई है, जो एक फूलों की घाटी है ऑस्ट्रिया में, वहां बहुत सारे चर्च है और उनका संगीत वहां गुंजायमान है। नेक्स्ट किसकी इमेज है, मैप है, एक मैप लगा हुआ क्लास में, मानचित्र है जो खुला हाथ से बना हुआ है। तो अगली फोटो क्लासरूम में किसकी है, ओपन हैंडेड मैप की है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो उस समय क्या था कि हिटलर जो तानाशाह थे उसने क्या अपने हिसाब से संसार का वो मानचित्र बनवाया था कि भाई तो इतना इतना क्षेत्र इस देश का, इतना इस क्षेत्र इस देश का है। तो उन्होंने क्या है ये शो करना चाहते हैं कि अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो मैप जो मानचित्र है जो उस वहां दीवार पे टंगा हुआ है वो वहां के तानाशाहों द्वारा बनवाया हुआ था, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड। और वो अपनी तरफ से उन्होंने अपने हिसाब से सीमाएं देशों की निर्धारित करके इस संसार को जैसे भेंट दी हो, अवार्ड दिया हो, अवार्डिंग किया हो मतलब भेंट दिया हो, इट्स वर्ल्ड, इस दुनिया को, इसका संसार। मतलब तानाशाहों ने जैसा अपना मैप बनवाना चाहा वैसा बनवा कर क्या है वो शो कर दिया कि ये संसार का मैप है। तो ऐसे लग रहा है कि वो खुला हाथ से बना हुआ मानचित्र है, वो उन तानाशाह द्वारा जो बनवाया हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, इस संसार को दिया गया है, इट्स वर्ल्ड, इस संसार को, इसकी दुनिया या संसार दिया गया है कि ये देश यहाँ पर ये सीमाएं हैं। तो उन वहां पर इन सबकी इमेजेस दीवारों पर टंगी हुई है और दीवार कैसी है, एकदम ऐसुहावनी क्रीम कलर की दीवार पुती हुई है, क्रीम कलर की। Yet for these children, these windows not this map their world। मतलब इतनी बढ़िया घाटियों की और साहित्यकारों की बड़ी बड़ी इमेजेस या मानचित्र की फोटो वो सब दीवारों पे टंगी हुई है, लेकिन ये सब चीजें क्या है उन बच्चों की समझ से बाहर की चीज है। उनको ये सब चीजें उनके लिए अर्थहीन है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे बच्चे हैं और इतनी बड़ी बातें वो सोच नहीं सकते। तो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, तो फिर जो ये तो भी क्या इतनी समृद्ध चीजें वहां पे टंगी हुई है फोटो, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है उनकी समझ से बाहर है। दीज विंडोज नोट दिस मैप, मतलब ये संसार का जो तानाशाह ने अपनी मर्जी से जो मैप तैयार किया है वो इन बच्चों की समझ से बाहर है। तो इन बच्चों के लिए फिर ये मैप, दीज विंडोज नोट दिस मैप, मतलब इतने बढ़िया तानाशाह ने अपनी मर्जी से मैप बना के टांगे हुए हैं, लेकिन इन बच्चों की वो चीज समझ में नहीं आती। उनके लिए मैप इंपोर्टेंट है ही नहीं, उनके लिए मैप वगैरह ये क्या है मानचित्र है वो उनको समझ में नहीं आते और उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्थहीन है। बल्कि उनके लिए तो इम्पोर्टेंट क्या है, फिर ये खिड़कियां हैं और जो क्लासरूम की खिड़कियां हैं वो सभी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, न कि जो दीवार पे मानचित्र रंगे हुए उनको समझ में आते हैं। उनके लिए तो क्लासरूम की खिड़कियां हैं जिनके बाहर वो झांक के देख सकते हैं। तो दीज विंडोज मतलब ये क्लासरूम की खिड़कियां हैं। दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, तो उनकी दुनिया क्या है फिर इन स्लम चिल्ड्रन की जो दुनिया क्या है, ये खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां उनको ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग, फोग क्या होता है धुंध या कोहरा, कोहरा। तो ये खिड़कियां इनको समझ में आती है, इनके बाहर की दुनिया देख सकते हैं, लेकिन इन खिड़कियों के बाहर भी क्या है इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए, ये इनका भविष्य सुनहरा नहीं है, वो भी कोहरे में है, धुंध में है। ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फोग, तो इन खिड़कियों में क्या है इनका भविष्य भी क्या है इनके बाहर
जैसे कोहरे से पेंटेड किया गया हो, आगे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधकारमय भविष्य इनका है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, मतलब नैरो क्या होता है, संकरा, तंग गली होती है, संकरी या नैरो स्ट्रीट मतलब संकरी गली। ए नैरो स्ट्रीट सील, सील होना मतलब क्लोज होना, क्लोज बंद, सील्ड इन विद ए लीड स्काई, लीड क्या होता है वैसे तो शीशा होता है, पर यहाँ पे क्या है धुंधला, लीड स्काई मतलब शीशा होता है, पर यहाँ पे ब्लू आकाश, स्काई जो कि क्या है धुंधला दिखाई देना। वैसे लीड हो गया शीशा, मतलब शीशा क्या है, इनके जीवन के भविष्य का शीशा साफ नहीं है, धुंधला है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, इन बच्चों के लिए क्या है, गलियां हैं वो एकदम तंग और संकरी गलियां हैं, और ऐसे लगता है कि वो गलियां आगे जाके बंद हो गई हैं, सील हो गई हैं। तो इनकी स्लम में क्या है, संकरी गलियां हैं, वो ऐसे लगता है आगे जाके बंद हो गई है, इनका कोई भविष्य आगे दिखाई नहीं देता है। और किससे बंद हो गई है, ए लीड स्काई मतलब एक धुंधले आकाश से आगे जैसे वो बंद हो गई हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब ये बच्चे क्या हैं, फार फार मतलब दूर, बहुत दूर, मतलब जो इस संसार में अच्छी चीजें हैं, सुंदर चीजें हैं और जो विकासशील चीजें, इन सब चीजों से बच्चे बहुत बहुत दूर हैं। उन्होंने कभी ये चीजें देखी नहीं है रियल में, सिर्फ उन गंदी बस्तियों में पले बढ़े हैं और इन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्लास में भी ये ऐसी ही स्थिति में हैं। तो क्या करें, फार फार फ्रॉम रिवर्स, तो ये बच्चे क्या हैं, दूर हैं, बहुत दूर हैं, किनसे, रिवर्स से, नदियों से। केप्स क्या होती हैं, अंतरीप जिसको बोलते हैं, अंतरीप क्या होता है बच्चों, जैसे समुद्र होता है, सी होता है, उसके बीच में एक आकृति ऊंचा भाग उठा हुआ होता है, उसको ऊंचाई युक्त जो भाग उठा होता है उसको बोलते हैं केप्स, अंतरीप। एंड स्टार्स और तारे, तो इन बच्चों के लिए नदियां, अंतरीप और तारे, ये सब इनके नाम ही इन्होंने सुने हैं, इनसे बहुत, इनके लिए शब्द, ये सिर्फ एक शब्द है और इनसे ये बहुत बहुत दूर है, कभी इन्होंने ये देखे ही नहीं है क्या क्या नदियां होती हैं, क्या केप्स होते हैं, क्या स्टार्स होते हैं, तारे वगैरह सब इन्होंने कभी देखे ही नहीं हैं। तो ये सब चीजें इनके लिए सिर्फ शब्द बनकर रह गई हैं। श्योरली निश्चित तौर पे, श्योरली मतलब निश्चित तौर पे, शेक्सपियर इज विक्ड द मेक अ बैड एग्जाम्पल, तो इन बच्चों के लिए दीवारों पर जो शेक्सपियर एक क्या है, इंग्लिश पोइट बहुत ही फेमस है और उन्होंने बहुत ही जो साहित्यिक रचनाएं की हैं वो बहुत ही वर्ल्ड में ज्यादा फेमस रही है, लेकिन इन बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये शेक्सपियर जो इतने महान राइटर हैं, पोइट हैं, उनकी फोटो है, उनके लिए तो ये कोई दुष्ट व्यक्ति की फोटो सी लगती है जो दीवार पे टंगी हुई है, क्योंकि उनको शेक्सपियर की साहित्यिक रचनाओं को समझ में नहीं आता। तो श्योरली निश्चित तौर पे शेक्सपियर जो कि महान है, बल्कि इनके लिए विक्ड है, विक्ड मतलब दुष्ट या बुरा, तो इन बच्चों के लिए तो शेक्सपियर महान नहीं हो सकता, इनके लिए तो शेक्सपियर क्या है, एकदम विक्ड, दुष्ट या बुरा व्यक्ति है। द मेक ए बैड एग्जाम्पल, और इस क्लास में मतलब मैप लगा हुआ है, वो भी इन बच्चों के बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो इनके लिए जैसे कोई बुरा उदाहरण हो, बैड एग्जाम्पल ही है। मतलब हिटलर वगैरह ने किया था, बट अपनी मर्जी से मैप तैयार करके लगवाया था, तो वो क्या था, तानाशाह ने जो मैप लगवाया था वो इन बच्चों के लिए एक बुरा उदाहरण है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो उस मैप में अपने ही स्थानों को शो किया अपने हिसाब से, इन स्लम को जो बिल्कुल नहीं शो किया, तो उन बच्चों को मानचित्र में अपनी बस्तियां नहीं दिखाई देती, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, कोई किसी को अपने से रिलेटेड जगह दिखती है तो क्या हम फिर भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो इन बच्चों ने इस्लाम को उसमें शो ही नहीं कर रखा, तो उन बच्चों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो न तो उन्हें शेक्सपियर में इंटरेस्ट है
और न ही उस क्लास में लगे हुए मैथ में इंटरेस्ट है। तो शेक्सपियर उनके लिए बुरा है और जो मानचित्र टंगे हुए हैं वो उनके लिए बुरे उदाहरण हैं। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो मतलब जो जहाज हैं, सूर्य है और प्यारी वस्तुएं हैं इस संसार की। तो सूर्य, जहाज और प्यारी वस्तुएं हैं जो भी संसार में है, वो सब इनको क्या है, सिर्फ इन्होंने कभी देखी नहीं, महसूस नहीं की, वो सिर्फ इनको क्या है, आकर्षित करती हैं। कैसे आकर्षित करते हैं? टेम्पटिंग करना मतलब आकर्षित करना, लालायित करना, लालायित होना। तो इन चीजों को इन्होंने रियल में कभी देखा नहीं, तो इनको ये सिर्फ चीजें क्या है, लालायित करती हैं टू स्टील। स्टील मतलब चोरी करने के लिए। तो इस संसार में जो भी प्यारी वस्तुएं, अच्छी चीजें हैं, वो सब चीजें इन बच्चों को लालायित करती हैं कि हम भी इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चोरी करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इनके बाहर की हैं, बाकी इनको ये हमेशा इनका ये आकर्षित रहते हैं कि इन चीजों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, चोरी करके। 4 lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. 4 lives, lives मतलब जीवन, किनका? इन बच्चों का जीवन। That slyly, slyly मतलब चालाकी से। तो ये बच्चे क्या है, अपना जीवन चालाकी से जीते हुए टर्न इन देयर क्रेम्प्ड होल्स। क्रेम्प्ड होल्स, क्रेम्प्ड मतलब संकड़ा होता है और होल्स छेद हो गया। तो यहाँ पे क्रेम्प्ड होल्स उनके जो घर हैं उनके लिए यूज हुआ है। तो उनके भीड़ भाड़ वाले घर हैं, भीड़ भाड़, क्राउडेड वाले, भीड़ भाड़ का घर। तो क्रेम्प्ड होल्स का यहाँ पे क्या है, क्राउडेड हाउसेज, क्राउडेड हाउस। तो इन स्लम में घर कैसे हैं इन लोगों के, एकदम एक घर है, उसमें जैसे एक झोपड़ी है, उसमें क्या है, एनिमल्स रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं। तो उनमें जगह मान लो स्पेस तो 5 का है, 10-15 रह रहे हैं, 5-10 बकरियां हैं, भेड़ हैं, वो सारे एक ही घर में रह रहे हैं। तो वो घर कैसा हो गया, क्रेम्प्ड होल्स हो गया, मतलब एकदम संकड़ा हो गया उन सबके लिए, या भीड़ भाड़ वाला हो गया। तो एक घर में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, साथ में एनिमल्स भी, जानवर वगैरह भी रहते हैं। तो वो घर क्या हो गया, क्रेम्प्ड हो गया। तो संकड़ा है, भीड़ भाड़ वाला, वो उनका घर है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फोग मतलब कोहरा है, धुंध से, क्योंकि इनका फ्यूचर क्या है, एकदम अंधकार में ही रहता है। टू एंडलेस नाइट, और अंतहीन रात तक इनका सफर जिंदगी का ऐसे ही होता है। तो अंतहीन रात मतलब इनका भविष्य आगे क्या है, एक अंधेरी रात जिसका अंत नहीं होने वाला, उसमें रह जाता है। तो यहाँ पे क्या कहने का पोएट कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4 lives, जब से इनका जीवन स्टार्ट होता है तब से लेके क्या है, ये क्रेम्प्ड होल्स मतलब भीड़ भाड़ वाले घर में रहते हैं, जो कि बहुत ही संकड़ा होता है, और उसमें रहते हुए इनका कोई भविष्य नहीं होता। फ्रॉम, इनका क्या होता है कि शुरुआत ही जीवन के एक कोहरे से होती है, धुंध से होती है, जीवन की अनिश्चितता से होती है, और लास्ट में इनका भविष्य कोई निश्चित नहीं होता। तो अनिश्चित रात में क्या है, इनका भविष्य चला जाता है, अंधकार में रहता है। तो इन लाइनों में क्या शो किया है कि इनका फ्यूचर है, बर्थ से डेथ तक इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, धुंधला जीवन इनका होता है, इनका भविष्य होता है। On their slave heap, these children wear skins picked through by wounds and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom.
तो इस स्टैंजा में पोएट देखते हैं क्या कहते हैं, ऑन देयर स्लेग हीप। स्लेग क्या होता है, स्लेग गंदगी, और हीप मतलब ढेर। तो ये सभी बच्चे क्या है, उन गंदी बस्तियों में जो गंदगी के ढेर हैं वहीं पर ये अपना जीवन बिताते हैं, तो उन्हीं पर बैठते हैं। ऑन देयर स्लेग हीप, जो गंदी बस्तियों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं वहीं पर इन बच्चों का जीवन यापन होता है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पिट थ्रो बाय बोन्स, बाय बोन्स देखते हैं। वियर मतलब पहनना, और पिट मतलब झांकना, पिट झांक पहनना, और बोन्स क्या होती है, हड्डियां। तो इसी स्टेंजा में पोएट ने शो किया है कि जो स्लम के चिल्ड्रन है वो इतने कमजोर है, इतने कुपोषण के शिकार है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, तो उनकी हड्डियां हैं वो इन बच्चों की क्या है, उसकी इनकी स्किन के माध्यम से झांकती रहती है। मतलब उनको ऐसे लगता है देख के कि शरीर पर इन्होंने सिर्फ क्या है, त्वचा को ही पहन रखा है। These children wear skins, तो देखने से ऐसे लगता है कि सिर्फ ये उनके बस त्वचा की परत है इनके ऊपर, और उनके माध्यम से क्या है, हड्डियां झलक रही है। तो देखने में बच्चे बहुत ज्यादा वीक है, तो हड्डियां भी इनकी दिखती है, सिर्फ ऐसे लगता है कि त्वचा को इन्होंने पहन रखा हो। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, मेंड करना मतलब मरम्मत करना, मरम्मत करना। तो इन बच्चों ने जिन्होंने क्या है, स्पेक्टेकल्स मतलब जो भी चश्मे पहने हैं, उनकी फ्रेम किसकी है, स्टील की फ्रेम है। तो इनमें से जो बच्चे जिन्होंने चश्मा पहन रखा वो स्टील की फ्रेम के उन्होंने चश्मे पहन रखे हैं, पर वो क्या है, विद मेंटेड ग्लास, और उनका कांच है वो सुधार के लगाया हुआ, मरम्मत किया हुआ है। और उसको आगे किससे कंपेयर किया है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बोतल बीट्स, बीट्स मतलब टुकड़े, जैसे कोई पत्थर पे कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हो। तो जैसे कोई पत्थर है उस पर कांच के ऐसे टुकड़े से हो, ऐसे लगता है कि इनके जो स्पेक्टेकल्स हैं वो एकदम साफ सुंदर नहीं है, वो क्या है, मरम्मत किए हुए हैं। और उनको कंपेयर किससे किया है कि पत्थर पर जैसे बोतल के टुकड़े पड़े हुए हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। स्लम क्या होता है, गंदी, और फोगी मतलब कोहरे युक्त, अंधकार में। तो इन बच्चों का सारा समय और स्थान क्या है, सारा समय कहाँ बीतता है, इन फोगी स्लम में, जो कोहरे युक्त गंदी बस्तियां हैं, मतलब इनका भविष्य क्या है, अंधकार में है। तो इन फोगी स्लम में सारा समय इनका बीतता है। फोगी मतलब कोहरे युक्त, तो कोहरे युक्त जो गंदी बस्तियां हैं, इन बच्चों का सारा समय यहीं पर बीतता है, बाहर की दुनिया ये देख ही नहीं पाते हैं। So blot their maps with slums as big as doom। तो blot क्या होता है, धब्बा या कलंक। their maps का बताया था मानचित्र, जो सभ्य लोगों ने या फिर जो तानाशाह लोगों ने मानचित्र बनाया था, उसमें ये गंदी बस्तियां कैसे शो होती हैं, जैसे कोई धब्बा सा हो, कलंक सा हो। जिन तानाशाहों ने इन मानचित्र को तैयार किया है उसमें ये गंदी बस्तियां एक धब्बे के समान या कलंक के समान दिखती है। एज बिग एज डूम, और ये गंदी बस्तियां इतनी बड़ी हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या है, ये डूम बर्बादी लाती है, और ये क्या है, नरकीय जीवन इनको दे रखा है। तो ये गंदी बस्तियां इन बच्चों के लिए तो एकदम डूम है, बर्बादी है, और नरकीय जीवन उनका है। पर जो अमीर लोगों ने मानचित्र बनाया है उनके लिए ये बस्तियां एक धब्बे के समान है, तो उसमें ये क्या हो, उनको शो करती है एक धब्बे के जैसे। अनलेस, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर,
जो भी इन गंदी जो स्लम में एरिया में जिन्होंने भी स्कूल खोला है, उनके लिए कहा कि जब तक कि गवर्नर, जो सरकार जिसने ये स्कूल खोले हैं, इंस्पेक्टर जो कि निरीक्षक, जो भी इन स्कूलों का निरीक्षण करने आते हैं, जो भी ये प्रशासन है जिन्होंने ये स्लम एरिया में स्कूलें खोली हैं, वो जो भी इन स्कूलों का जांच करने आते हैं, और विजिटर जो बड़े सम्मानित लोग यहाँ देखने, बड़े सम्मान से देखने के लिए आते हैं, तो बड़े सम्मानित लोग जो यहाँ इनको संभालने के लिए घूमने आते हैं। This map becomes their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs open till they break the town। तो अब क्या है पॉइंट इन इस आगे की स्टेंजा में क्या है, जो प्रशासन है, मैनेजमेंट वाले हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दें और इनके भी जो डेवलपमेंट है उनके कार्य करें, और इनको जो ये गंदगी का वातावरण है इससे बाहर निकालें। तो वो क्या कहते हैं, अनलेस जब तक कि गवर्नर जो प्रशासन है, इंस्पेक्टर जो निरीक्षक आते स्कूल में जांच करने, और जो बड़े लोग सम्मानित लोग जो घूमने आते हैं, स्कूल को देखने आते हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि दिस मेक बिकम्स देयर विंडो, कि ये जो मेक बनाया है इसको इन बच्चों की खिड़कियां बना दो। एंड दीज विंडोज, और जो अब आप ये मेक बनाओगे, दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ, और इन खिड़कियों को बंद कर दो जिनसे क्या है आगे इनका भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, उन खिड़कियों को बंद कर दो। ये जो मैप है, मानचित्र है, उनके लिए उनको एक नई खिड़की उनके लिए बना दो। अब तक जो खिड़कियां हैं वो बच्चों के लिए कैसी है, कैटाकोम्स के समान है। कैटाकोम्स क्या होते हैं, जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स बनाई जाती है, जो तह खाने में कब्रें बनती हैं, उनको बोलते हैं कैटाकोम्स। उसमें कई मम्मीज को, डेड बॉडीज को एक साथ रखा जाता है। तो कैटाकोम्स होती हैं भूमिगत कब्रें या तहखाने की कब्रें। तो कैटाकोम्स क्या होते हैं बच्चों, कैटाकोम्स जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स होती हैं उनको बोलते हैं। तो तहखाने में जो भी कब्र होती है, डेड बॉडीज को जहाँ रखा जाता है, उनको बोलते हैं कैटाकोम्स। अब जो क्लास की खिड़कियां हैं वो इन बच्चों के लिए कैटाकोम्स की तरह बनी हुई है, जहाँ से बाहर का वातावरण नहीं दिखता है। और ये बच्चे भी क्या हैं, उन कब्र के में रखी लाशों, कब्र की समान क्या है, बंद हो गए हैं इस क्लास रूम में या इस गंदी बस्ती में। तो अब पॉइंट उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप ये जो खिड़कियां क्लास की है वो इन बच्चों के लिए कैटाकोम्स साबित हो रही हैं, उनको तो आप बंद कर दो, और इन मानचित्रों को जो सभ्य लोगों ने बनाए हैं, इनको इन बच्चों के लिए खोल दो, उनको खिड़कियां बना दो। उन बच्चों की जो मेप है उनको खिड़कियां बना दो। ब्रेक, तोड़ो, इस बंधन को तोड़ो, जो जिस बंधन में बच्चे जकड़े हुए हैं, गंदगी के वातावरण में जकड़े हुए हैं, इनको तोड़ दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, अगर आपने इन बंधनों को, इन गंदी बस्तियों में कोई सुधार नहीं किया, इन स्लम की स्कूलों में कोई सुधार नहीं किया, तो मैनेजमेंट वालों से अपील कर रहे हैं, तो इनको तोड़ दो, वरना ये आपको दे ब्रेक, वरना ये जो स्लम चिल्ड्रन है कल को बड़े होके वो आपको, आपकी जो व्यवस्था है सभ्य लोगों की या तानाशाह लोगों की, उसको ये ब्रेक कर देंगे। दे ब्रेक द टाउन, जो आपने कस्बे, जो शहरी व्यवस्था कर रखी है उसको वरना ये तोड़ देंगे। तो उनको कहता है कि पहले ही आप इनके अंदर इम्प्रूवमेंट करो, इनके हित के लिए कार्य करो, वरना एक दिन ये आपके कस्बे को जो आपने बनाया है अमेरिका, जिसमें अमीरी के कस्बे आपने बना रहे थे, तो ये गरीब लोग एक दिन उसको तोड़ देंगे। एंड सो द चिल्ड्रन, अब आगे पॉइंट क्या इसमें सजेशन दे रहे हैं कि कैसे इन बच्चों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे इनको
गंदगी से छुटकारा दिला सकते हैं कैसे, और इन बच्चों को भी नई दुनिया दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on gold sands and let their tongues run it into books, the white and green leaves open history theirs whose language is the sun। तो आगे जो मैनेजमेंट वाले हैं उनसे अपील कर रहे हैं पोइट कि इन बच्चों को भी इन गंदी बस्तियों से, स्कूलों से बाहर ले जाओ, इनको भी बाहर की दुनिया दिखाओ, क्योंकि इन बच्चों ने तो कभी खुला आसमान भी नहीं देखा है, हरे भरे खेत, नदियां, ये कुछ भी इन्होंने नहीं देखे हैं। तो वो कहते हैं एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, तो आप इन बच्चों को क्या है, हरे भरे खेतों के अंदर लेके जाओ, इनको भी हरे भरे मैदान दिखाओ। तो इन्होंने गंदी बस्ती तक ये सील हो गए, बंद हो गए हैं, तो उनको इस सील को आप तोड़ो और इनको भी ग्रीन फील्ड्स में लेके जाओ, ये सजेशन दे रहे हैं। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सेंड्स, और इन बच्चों को भी ये मौका दो कि इस गोल्ड सेंड्स के मतलब सुनहरी रेत, गोल्ड मतलब सुनहरी, तो जो सुनहरी रेत है, सेंड है, उस पर दौड़ने का मौका इन बच्चों को दो। अज्योर मतलब खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई, नीला आकाश। तो पोइट अपील कर रहे हैं कि इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स में लेके जाओ, खुले आकाश को इनकी दुनिया बनाओ, मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर, खुले आकाश के नीचे इनको क्या है, सुनहरी रेत पर दौड़ने का मौका दो। एंड लेट देयर टंग्स, और टंग्स मतलब इनकी भाषा को, रन नेट इनटू बुक्स, और इनको ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वतंत्र करो, इनको भी पढ़ने का मौका दो। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स मतलब जो नेचर के संपर्क में आकर हम पढ़ाई करें, तो इनको एक खुला वातावरण दो, प्रकृति के संपर्क में इनको लेके आओ, नीले आकाश के नीचे इनको दौड़ने दो, और इनको ज्ञान प्राप्ति के नए नए सोर्स आप उपलब्ध कराओ, ताकि ये क्या है, ग्रीन लीव्स मतलब क्या, प्रकृति की खुली किताब के अंदर ये बैठ के पढ़ सके, प्रकृति के नीचे, खुले आकाश के नीचे ये बैठ के पढ़ सके। हिस्ट्री theirs whose language is the sun, क्योंकि पॉइंट अब आगे बता रहे हैं कि वो ही लोग हिस्ट्री बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं। तो इस दुनिया में कौन से लोग इतिहास बनाते हैं, वो ही लोग इतिहास बनाते हैं। whose language is the sun, सन क्या होता है, जो सूर्य है वो किसका प्रतीक है, एनर्जी का, पावर का होता है। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ही लोग इतिहास बनाते हैं जिनकी भाषा सूर्य की होती है, मतलब जो सूर्य की भाषा बोलते हैं, मतलब जिनकी भाषा में उष्मा और शक्ति होती है, वो ही लोग इतिहास बनाते हैं। क्योंकि ये बच्चे डर से हैं तो कैसे इतिहास बनाएंगे, तो इन बच्चों को खुले वातावरण में लेके जाओ, नीले आकाश के नीचे लेके जाओ, प्रकृति के संपर्क में इनको लेके जाओ, और इनकी भाषा में भी क्या वो जोश और एनर्जी आप भरो, तभी ये बच्चे कोई इतिहास बना पाएंगे। तो यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने इतिहास बनाया, हिस्ट्री वही बना पाते हैं जिनकी लैंग्वेज भाषा में ही उष्मा और शक्ति हो, वो ही सूर्य के समान चमक सकते हैं। तो इन लाइन में क्या है, पॉइंट ने बताया कि बच्चे इतने कुपोषण के शिकार हैं कि उनकी हड्डियां ही झलकती है त्वचा के अंदर से, और चश्मे वगैरह पहनते हैं वो भी क्या एकदम मरम्मत किए हुए से हैं, और इनका जीवन एकदम कैटाकोम्स के समान, नरक के समान सा हो गया है। तो उन खिड़कियों को ही बंद कर दो, नई खिड़कियां जो मानचित्र की खिड़कियां हैं जिसमें सभ्यता को दर्शाया हुआ है, उनको खोल दो इन बच्चों के लिए। आगे अपील करते हैं कि बच्चों को भी खुले मैदानों में लेके जाओ, नीले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर दौड़ने का इनको मौका दो, और इनकी भाषा भी ज्ञान की भाषा बनाओ, इनको प्रकृति के संपर्क में क्या है पढ़ने का मौका दो। और क्योंकि और वही लोग इतिहास बना पाते हैं जो कि जिनमें सन लैंग्वेज होती है, सूर्य जैसी शक्ति और उष्मा होती है। तो बच्चों इस पॉइंट में पॉइंट ने क्या है, जो
अमीर और गरीब बच्चे हैं उनके गैप को समझाया है और ये बताया है कि जो सोशल इनइक्वलिटी है, इनजस्टिस है, उसको खत्म करके इन बच्चों को भी क्या है पूरा अधिकार दिया जाए शिक्षा का और स्वस्थ जीवन का। तो बच्चों ये थी पोएम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।